दिल्ली में एक चहल पहल वाली कैफे है जहां एक तरफ स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफी की भीनी भीनी खुशबू और दूसरी तरफ लोगों की गपशप हर तरफ फैली हुई है। कैफे के अंदर दाखिल होते ही गर्माहट और कॉफी की महक आपकी नाक तक पहुंचती है और बस मन करता है कि तुरंत एक कॉफी ऑर्डर कर लूं। इधर उधर बैठे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ अकेले अखबार पढ़ रहे हैं तो कुछ दोस्तों के साथ हंस रहे हैं और एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। वहीं कुछ लव बर्ड्स भी हैं जिनकी एक कॉफी खत्म होने में 4 लोगों की खत्म हो जाती है। बस यूं ही समझ लीजिए कि कैफे में एक खुशनुमा माहौल है। इसी शोर और हंसी मजाक के बीच एक कॉर्नर टेबल पर रवि, संजना, कार्तिक, विकी और प्रिया बैठे हैं। इनमें रवि एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, संजना एक सीजन्ड बैंकर, कार्तिक एक फिनटेक एंटरप्रेन्योर, विकी एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और प्रिया एक गवर्नमेंट पॉलिसी एडवाइजर है। ये यूं कहें तो सारे के सारे परम ज्ञानी हैं। अरे वो जिसको आजकल की जनरेशन इंटेलेक्चुअल कहती है, हाँ वही। आज की मुलाकात हालांकि हल्के फुल्के अंदाज में शुरू होती है। रवि जो हमेशा की तरह लेट पहुंचता है, माफी मांगते हुए कैफे में दाखिल होता है और हंसते हुए अपने बचाव में कहता है, भाई दिल्ली का ट्रैफिक आप जानते ही हैं। संजना जो पहले से ही टेबल पर बैठी हुई है उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या फायदा जब इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होकर भी ट्रैफिक जाम को मैनेज नहीं कर सकते। कार्तिक जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था ऊपर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं रवि, जल्दी आओ और बताओ कि तुमने वो किताब पढ़ ली। विकी जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था कहता है, हाँ प्रोफेसर साहब, आपने किताब पढ़ी, काफी दिलचस्प लगती है। प्रिया जो चुपचाप कॉफी पी रही थी अब बोलती है, तो चलिए अब असली डिस्कशन शुरू करते हैं। देखते हैं लुडविग साहब ने मनी और क्रेडिट के बारे में क्या कहा है। दरअसल ये 5 दोस्त कुछ दिन पहले मिले थे और इन्होंने इकोनॉमिक्स के नए कॉन्सेप्ट्स और थियरीज पर हेल्दी डिस्कशन करने का प्लान बनाया था। ठीक वैसे ही जैसे आपने कभी अपने दोस्तों के साथ आपस में इंग्लिश में बात करने का प्लान बनाया होगा। तो आज इसी मकसद से वो इस लाजवाब कैफे में मिले हैं और आज वो बात करने वाले हैं लुडविग वॉन मीजेस की लिखी किताब द थियरी ऑफ मनी एंड क्रेडिट के पहले चैप्टर के बारे में। इसमें वो बार्टर सिस्टम से लेकर मनी यानी पैसों की शुरुआत तक की सभी चीजों पर बात करेंगे और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी के रोल को डिस्कस करेंगे। रवि अपनी कुर्सी पर बैठता है और कॉफी का एक घूंट लेता है और बातचीत शुरू करते हुए कहता है, जहाँ चीजों के लेने देने का चलन ही ना हो वहाँ पैसों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सोचो, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ हर चीज एक ही घर में बनती और उसी में खप जाती हो। उसी तरह अगर अकेले रहने वाले किसी इंसान को भी पैसों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहां पैसों का क्या काम। पर अब जरा सोचो, अगर चीजें बनाने का काम सब मिलकर करते हो, प्रोडक्शन कंट्रोल और तैयार चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा किसी एक बड़े ग्रुप के पास हो और लोगों को ये इजाजत हो कि उन्हें जो चीजें मिली हैं उन्हें किसी और से उनकी मिली हुई चीजों के बदले में ले दे सके, तो भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी विकी अपने मन में आ रहे बेसिक सवाल को पूछता है, प्रोफेसर साहब, फिर आखिर पैसे की जरूरत पड़ती कब है? इसके जवाब में रवि कहता है कि पैसा यानी मनी तभी चल सकता है जब समाज एक खास तरह से चल रहा हो। इसमें कई चीजें जरूरी हैं। पहली बात यह कि चीजें बनाने का काम बटा हुआ हो, जहां हर कोई अलग अलग चीजें बनाता है। इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। दूसरी बात यह कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी अपनी चीजों पर मालिकी का हक, न सिर्फ खाने पीने की चीजें यानी कंजम्पशन गुड्स पर, बल्कि बनाने के सामान यानी प्रोडक्शन गुड्स पर भी हो। और तीसरी बात यह कि इस समाज में प्रोडक्शन का पूरा कंट्रोल किसी एक जगह नहीं होता और यह हो भी नहीं सकता, क्योंकि बनाने का सामान तो सबके पास अलग अलग होता है। तभी विकी बीच में कहता है, भाई ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। इस पर संजना कहती है, विकी से ऐसे समझो कि प्रोडक्शन का काम सब अपनी अपनी मर्जी से करते हैं। क्या बनाना है और कैसे बनाना है ये फैसला वो लोग लेते हैं जिनके पास बनाने का सामान है। पर ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते बल्कि दूसरों के लिए भी बनाते हैं। वो ये सोचते समय ये नहीं देखते कि उन्हें खुद उस चीज की क्या जरूरत है, बल्कि ये देखते हैं कि और लोगों को उसकी क्या जरूरत है। तो कुल मिलाकर चीजें बनती हैं और बिकती हैं और प्रोडक्शन और कंजम्पशन का ये बैलेंस मार्केट में ही होता है। वहाँ सब लोग मिलते हैं
और एक दूसरे से सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग करके चीजें लेते देते हैं और पैसा इसी मार्केट को आसान बनाता है। ये एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से कोई भी चीज आसानी से खरीदी या बेची जा सकती है। विकी खुश होकर कहता है, अब आई ना बात समझ में। प्रोफेसर साहब खामखा बात को घुमा रहे थे। अब जब विकी की समझ में ये बात आ गई, फिर कार्तिक आगे कहता है, तो अब बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज की। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज में फर्क ये है कि डायरेक्ट एक्सचेंज में कोई मीडियम नहीं होता। मान लो ए और बी के पास कुछ यूनिट्स में सामान एम और एन है। ए को सामान एन इसलिए चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है, वो इसे इस्तेमाल करना चाहता है। बी के साथ भी यही है, वो सामान अपनी सीधी जरूरत के लिए ले रहा है। तो ये डायरेक्ट एक्सचेंज यानी सीधा लेन देन हुआ। अब अगर मार्केट में 2 से ज्यादा लोग हों और 2 से ज्यादा तरह के सामान हों, तो फिर इनडायरेक्ट एक्सचेंज यानी घुमावदार लेन देन भी हो सकता है। तब ए कोई सामान पी इसलिए ले सकता है ताकि वो उसे किसी और सामान क्यू के बदले में दे सके जो वो असल में इस्तेमाल करना चाहता है। मान लो ए मार्केट में सामान एम की 2 यूनिट लाता है, बी सामान एन की 2 यूनिट लाता है और सी सामान ओ की 2 यूनिट लाता है। ए को सामान एन और ओ की 1-1 यूनिट चाहिए, बी को सामान ओ और एम की 1-1 यूनिट चाहिए और सी को सामान एम और एन की 1-1 यूनिट चाहिए। इस पर विकी कहता है, हाँ समझ गया, इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो सकता। उसे गलत ठहराते हुए कार्तिक वापस अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, नहीं, गलत। ऐसी सिचुएशंस में भी डायरेक्ट एक्सचेंज यानी सीधा लेन देन हो सकता है अगर इन तीनों सामानों की लोगों के हिसाब से वैल्यू यानी उनकी सब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऐसी हो कि हर एक यूनिट एम, एन और ओ को किसी दूसरे के 1 यूनिट के बदले में एक्सचेंज किया जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है और ज्यादातर लेन देन में ऐसा ही होता है, तो फिर इनडायरेक्ट एक्सचेंज जरूरी हो जाता है। ऐसे में लोग सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि दूसरों के सामान के बदले में देने के लिए भी सामान की डिमांड करते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए प्रिया कहती है, चलिए एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए चीज बी को सिर्फ वही लोग लेना चाहते हैं जिनके पास पहले से चीज ए है। वहीं दूसरी तरफ चीज क्यू को वो लोग नहीं लेना चाहते जिनके पास चीज बी है, बल्कि वो लोग लेना चाहते हैं जिनके पास मान लीजिए चीज आर है। और चीज आर को सिर्फ वो लोग लेना चाहते हैं जिनके पास चीज पी है। तो सीधे तौर पर इन लोगों के बीच कोई लेन देन नहीं हो सकता। अगर कोई लेन देन होगा भी तो वो इनडायरेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिनके पास चीज पी है वो उसे चीज क्यू के बदले में दे सकते हैं और फिर क्यू को आर के बदले में ले सकते हैं जो वो असल में लेना चाहते हैं। ये सिचुएशन तब भी कुछ खास अलग नहीं होती जब डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से बराबर नहीं होते हैं। जैसे कि किसी एक चीज को जिसे एक साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति रख सकता है और उसे कई लोगों के पास मौजूद अलग अलग चीजों के बदले में एक्सचेंज करना हो। रवि इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए कहता है, डिवीजन ऑफ लेबर जितना बढ़ता है और लोगों की चीजों को लेकर चॉइसेस जितनी ज्यादा स्पेसिफिक होती है, तब इनडायरेक्ट एक्सचेंज उतना ही जरूरी हो जाता है। आज के दौर में डायरेक्ट एक्सचेंज बहुत कम हो गया है। हाँ, कभी कभी कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मजदूरी का पेमेंट चीजों में देना। ये तब डायरेक्ट एक्सचेंज होता है जब एक तरफ मालिक मजदूर को सीधे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि उन चीजों को बेचकर मजदूरी देता है, और दूसरी तरफ मजदूर को जो चीजें मिलती हैं वो उन्हें खुद इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है, बेचने के लिए नहीं। ये तरीका अब भी खेती में काफी चलता है, हालांकि वहां भी अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि खेती में भी अब बड़े कंपनी वाले तरीके अपनाए जा रहे हैं और डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ रहा है। फिर विकी कार्तिक की ओर देखकर कहता है, फिर तो मार्केट में सिर्फ उन्हीं चीजों की डिमांड होती होगी जिन्हें लोग सीधे इस्तेमाल में लाना चाहते हैं।
कार्तिक जवाब में कहता है, अरे ऐसा नहीं है भाई, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग खरीदते तो हैं, लेकिन उन्हें खुद इस्तेमाल में लाने के लिए नहीं, बल्कि बाद में दोबारा बेचने के लिए। जाहिर सी बात है कि हर चीज की ये डिमांड नहीं होती। कोई भी इंसान ऐसे घुमावदार तरीके से चीजों का लेन देन नहीं करेगा अगर उसे ये फायदा ना पहुंचाए। यानी कोई भी ये नहीं सोचेगा कि अगर सीधे लेन देन ना हो पाए तो वो घुमावदार तरीका अपनाएगा, जब तक कि उसे इससे कोई फायदा ना हो। विकी उसे बीच में रोक कर कहता है, तो अगर सीधे लेन देन का ऑप्शन ही ना हो और इनडायरेक्ट तरीका भी फायदेमंद ना हो तो क्या होगा? इस पर संजना कहती है, यार सीधी सी बात है, इसमें कोई भी लेन देन नहीं होगा। लोग इनडायरेक्ट तरीके से चीजों का लेन देन तभी करते हैं जब उन्हें इससे फायदा होता है। यानी जो चीजें वो ले रहे हैं उन्हें बेचना ज्यादा आसान होता है उन चीजों के मुकाबले जो वो दे रहे हैं, और ऐसी चीजों को मार्केटेबल गुड्स कहते हैं। रवि संजना की बातों से अग्री करते हुए कहता है, बिल्कुल सही संजना। तो अब सभी चीजें एक जैसी मार्केटेबल नहीं होती हैं। कुछ चीजों की तो डिमांड सिर्फ कभी कभार ही और थोड़ी सी होती है, जबकि कुछ चीजों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इससे होता यह है कि जो लोग पहली वाली चीजें बेचकर अपनी जरूरत की चीजें लेना चाहते हैं, उन्हें दूसरी वाली चीजों को बेचने वालों के मुकाबले कम सफलता मिलती है। लेकिन अगर वो कम बिकने वाली चीजों को ज्यादा बिकने वाली चीजों के बदले में एक्सचेंज कर ले, तो वो अपनी जरूरत की चीजों को पाने में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह वो सीधे लेन देन करने से ज्यादा आसानी से और कम खर्चे में अपना सामान बेच पाएंगे। और इसी प्रोसेस से शुरुआत में जो चीजें सबसे ज्यादा बिकने वाली थीं, वो कॉमन मीडिया ऑफ एक्सचेंज बन गई। यानी वो चीजें जिनको हर सेलर पहले बेचता था ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके, और कोई भी चीज खरीदने वाला भी यही करता था। जैसे ही ये ज्यादा बिकने वाली चीजें कॉमन मीडिया ऑफ एक्सचेंज बन गई, तो उनकी डिमांड और बाकी चीजों की डिमांड में और भी फर्क आ गया। इससे उनकी पोजीशन और मजबूत हो गई और वो और ज्यादा कॉमन मीडिया ऑफ एक्सचेंज बनकर रही। इस तरह मार्केट की जरूरतों ने धीरे धीरे कुछ खास चीजों को चुन लिया जिन्हें कॉमन मीडिया ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में ऐसी चीजों की लिस्ट काफी लंबी थी और हर देश में अलग अलग होती थी, लेकिन ये लिस्ट धीरे धीरे छोटी होती गई। जब भी डायरेक्ट एक्सचेंज मुश्किल होता था, तो हर कोई चीजें बेचते और खरीदते समय यही कोशिश करता था कि वो कम बिकने वाली चीजों को ना बेचकर ज्यादा बिकने वाली चीजों के बदले में एक्सचेंज करें, और इन ज्यादा बिकने वाली चीजों में से भी वो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों को लेना पसंद करता था। जितनी ज्यादा चीजें इनडायरेक्ट एक्सचेंज में शुरुआत में ली जाती थी, उतनी ही ज्यादा चांसेस थी कि वो अपनी आखिरी जरूरत की चीज तक बिना किसी और एक्सचेंज के पहुंच जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे वो चीजें जो कम बिकती थी और एक्सचेंज में इस्तेमाल होती थी, वो एक एक करके बाहर हो गई। आखिर में सिर्फ एक ही चीज रह गई जो हर जगह एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होने लगी, जिसे हम कहते हैं पैसा, यानी मनी।